हेलो। हाँ, लास्ट क्लास में कहाँ तक हुए थे सवाल? 17 चल रहा था ना, वो होमवर्क दिया था। हाँ, शुरुआत से 5 तक हो गए थे ना, 5 तक हो गए थे। पांचवा बाकी था। चलो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, ऑलमोस्ट हो ही जाएंगे आज सारे। चलिए फिफ्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Determine which of the following binary operations on the sets are associative and which are commutative. Associative का मतलब क्या होता है? A to B अगर रिलेशन है तो B to A भी होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव। और उसके आगे क्या? कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव कौन सा वाला होता है? A to A और B to A। तीन होते हैं ना। A to A ये कौन सा होता है? रिफ्लेक्सिव। A to B का B to A ये वाला होता है एसोसिएटिव। A to B एंड B to C देन A to C ये होता है ट्रांजिटिव। और क्या पूछा उन्होंने? कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव कौन सा वाला होता है? रिफ्लेक्सिव, एसोसिएटिव, ट्रांजिटिव। कम्यूटेटिव कौन सा वाला रिलेशन होता है? अलग नाम है क्या उसी का कुछ? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है नंबर ए टू बी और बी टू ए वाला। ए टू बी टू ए कम्यूटेटिव होता है, तो एसोसिएटिव कौन सा होता है फिर? ए बी प्लस सी को ए बी प्लस सी को ए प्लस बी ऑफ सी ऐसे ऐसे लिखा जाता है। हाँ, तो ए इंटू बी 1 है, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो हो रही है ना ये। ऑपरेशंस ऑन सेट आर एसोसिएटिव व्हिच आर कम्यूटेटिव। पहले ए वाले के लिए अगर मैं बात करूंगा, कम्यूटेटिव कौन सा होता है? ए टू बी की वजह से बी टू ए भी होना चाहिए, ये वाला कम्यूटेटिव होता है। तो क्या पहला वाला रिलेशन कम्यूटेटिव आ रहा है? ए इंटू बी अगर 1 है तो बी इंटू ए भी 1 ही होना चाहिए, तो एक कम्यूटेटिव तो होना होना चाहिए। और दूसरा क्या था? एसोसिएटिव। ए इन ब्रैकेट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू सी, ये वाला रिलेशन होता था ना। यहां पर सी कैसे आएगा? हाँ हाँ, ये बीच में जो भी रिलेशन है ऐसे ऐसे आ जाएगा, वो जो भी रिलेशन है। यहाँ पर प्रोडक्ट का रिलेशन है ना, तो ए इन ब्रैकेट बी इंटू सी इक्वल्स टू ए इंटू बी ब्रैकेट सी, ये वाला रिलेशन कम्यूटेटिव होगा। एडिशन वाला देखने की जरूरत नहीं है। ये कम्यूटेटिव रिलेशन, हाँ कम्यूटेटिव रिलेशन ये वाला होगा, जो कि ऑफकोर्स ट्रू है। जो भी नाम है, उसका नाम कंफ्यूज होता है, जो भी नाम है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ये ट्रू तो होगी ना हमेशा, क्योंकि ए बी सी जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू तो सेम ही आएगी। तो पहली वाली प्रॉपर्टी एसोसिएटिव भी है एंड कम्यूटेटिव भी है। दूसरे वाले प्रॉपर्टी के लिए अगर बात करोगे तो वो क्या लिखा जाएगा? ए इंटू बी इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई टू, ये आपको रिलेशन दिया है। अगर मैं इसका कम्यूटेटिव रिलेशन देखूंगा तो वो लिखा जाएगा बी इंटू ए इक्वल्स टू बी प्लस ए बाई टू। सही होगा? और सही होगा ये भी। तो ये वाला कौन सा? ये कम्यूटेटिव था ना, ये वाला रिलेशन कम्यूटेटिव हो गया। एसोसिएटिव अगर देखना है तो ए इंटू बी इंटू सी अगर ये लिख रहा हूं मैं, तो ये ए, तीन तीन लेटर्स कहां से आएंगे इसमें? तीन तो चाहिए ना आपको, एसोसिएटिव के लिए तीन तो चाहिए होंगे ना।
ए इन ब्रैकेट हाँ ए प्लस ऑफ बी प्लस सी बाई 2, ये बन जाएगा वो। ये समझ में आ रहा है? दूसरा वाला a इंटू बी, तो ये b इंटू सी मैंने दूसरा एलिमेंट मान लिया, a इंटू फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकेंड एलिमेंट, ऐसे सेकेंड एलिमेंट खुद b इंटू सी है, तो ये हो जाएगा b प्लस सी नहीं b इंटू सी। समझा? प्रॉपर्टी तो वही बोल रही है ना। अब अगर मैं इसके ऊपर एसोसिएटिव लॉ लगाऊंगा तो वो लिखा जाएगा a इंटू बी इंटू सी, लेफ्ट हैंड साइड तो वही यही बनेगी, लेकिन ये क्या लिखा जाएगा a इंटू बी प्लस सी बाई 2। क्या ये दोनों बराबर होंगे? ऑफ कोर्स आप इसको डेफिनेटिवली बराबर होंगे या नहीं ये बोल नहीं सकते, नंबर्स के साथ, किसी स्पेसिफिक एक नंबर के साथ, एक सेट ऑफ नंबर्स के साथ हो सकते हैं, बट क्या ये हमेशा सही सेम होंगे? तो ये एसोसिएटिव नहीं होगा बट कम्यूटेटिव होगा। कम्यूटेटिव तो प्रूव कर दिया था हमने। समझा? पहला रिलेशन एसोसिएटिव भी है और कम्यूटेटिव भी है, लेकिन दूसरा रिलेशन कम्यूटेटिव तो बन गया, वो तो दिख रहा है, हमेशा ट्रू होगा, b प्लस ए बाई 2 a प्लस बी बाई 2 दोनों सेम ही होंगे, लेकिन वो एसोसिएटिव नहीं बन पा रहा है। समझ में आई ये बात? आगे डोमेन निकालना है ना इसका। सबसे पहले तो रूट के अंदर वाला नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, तो लॉग टू द बेस 1/2 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 शुड बी ग्रेटर देन 0। इक्वल टू भी नहीं चलेगा क्योंकि वो डिनोमिनेटर में, अदरवाइज चल जाता। ठीक है, डिनोमिनेटर में इसलिए इक्वल टू नहीं चलेगा, न्यूमरेटर में होता तो चल जाता। अगर ये हाफ की पावर 0 कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 शुड बी ग्रेटर देन या लेस देन, ये नंबर लेस देन 1 है, लेस देन 1 के लिए इनइक्वालिटी उल्टी हो जाती है, तो ये लेस देन 1, ये गलती नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे ये गलती। ठीक है, अगर बेस ग्रेटर देन 1 हुआ तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहता है, अगर बेस लेस देन 1 हुआ तो इनइक्वालिटी का साइन उल्टा हो जाता है। तो ये 1 उस तरफ आके एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 लेस देन 0, क्या फैक्टर्स आ रहा है 4 and 3, x माइनस 3 x माइनस 4 इज लेस देन 0। नंबर लाइन पर प्लॉट करोगे दो पार्ट्स आएंगे, एक आएगा 3 एक आएगा 4, प्लस माइनस प्लस, आपका आंसर होगा 3 से 4 के बीच में। तो इसका डोमेन क्या होगा, x विल बिलोंग टू 3 नॉट इंक्लूडेड से 4 नॉट इंक्लूडेड के बीच में। समझा है? सर आ गया सबका? लिख कर किया है खुद से? आधे बच्चों ने नहीं किया है, केवल बोर्ड देखते बैठे हैं। कंप्लीट कर लीजिए। हो गया? सॉल्व करेंगे खुद से, सबका कागज पेन चलना चाहिए और केवल क्वेश्चन मत लिखते बैठिए, सॉल्यूशन करेंगे उसका। ग्रेटर देन -1 लेस देन +1, हाँ 1 से -1 से +1। हाँ, कंडीशन क्या लगेगी? साइन इनवर्स के अंदर का फंक्शन -1 से +1 के बीच। हाँ, साइन इनवर्स का आउटपुट जाता है 0 से -π/2 से +π/2 और इनपुट जाता है -1 से +1। 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x शुड गो फ्रॉम -1 चल जाएगा, +1 भी चल जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ को इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे, दो अलग अलग आंसर आएंगे, दोनों का इंटरसेक्शन आपका फाइनल आंसर होगा। ये क्या बनेगा, -2x इज लेस देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये अगर इस तरफ आ गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
यह आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ग्रेटर देन आया लेस देन आया, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, ये आ गया यहां से, ये समझा ना, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 होना चाहिए। और अगर दूसरे तरफ से सॉल्व करोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 2x, ये इस तरफ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 0, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 0। यहां पर से x की वैल्यू केवल +1 आएगी, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर लेस देन 0 हो ही नहीं सकता, वो केवल इक्वल टू 0 होगा। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, x इक्वल टू +1, यहां से लेस देन 1 नहीं लिखेंगे, ठीक है। भले आंसर दोनों तरीके से सेम ही आएगा, बट इसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे। तो वहां से भी तो आ जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 है, वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x का मॉड लेस देन 1, हाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x का मॉड लेस देन 1, हाँ तो मॉड कैसे खोलेंगे? हाँ और इक्वल टू है ना, हाँ वहां से तो 1 आ गया, लेकिन यहां से फिर वो तो सारे रियल नंबर्स के लिए सही होगा। इसका केवल ग्रेड ये गलत आया ना फिर, अगर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक होल स्क्वायर अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो वो तो हर एक x के लिए ट्रू आ गया ना, तो इसका आंसर तो ऑल रियल नंबर आया, और इसका आंसर आया केवल इक्वल टू 1, और दोनों चीजें साइमल्टेनियसली ट्रू होनी चाहिए, तो इसका आंसर केवल 1 आ रहा है। इस तरीके से करेंगे तो आप क्या बोल रहे हैं, यहां से क्या बोल रहे थे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 2x कर दिया आपने, मॉड ऑफ 2x, दोनों तरफ मॉड ही रख दिया, ये तो पॉजिटिव ही रहना है, उसको मॉड लगाने का मतलब नहीं है। ये दो तरीके से खुलेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज लेस देन और इक्वल टू 0, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये अगर निगेटिव में खुला तो वो -2x इस तरफ आके प्लस 2x, ये भी लेस देन और इक्वल टू 0, ऐसे ही खुलेगा ना। ये साइन उल्टा अगर होना है x पॉजिटिव के लिए, ये ऐसे ही रहेगा, x नेगेटिव के लिए, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, x पॉजिटिव के लिए ऐसे आ जाएगा, x नेगेटिव के लिए आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर आ जाएगा x नेगेटिव है तो ये इस तरफ आ गया, ये इस तरफ आके x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, दोनों तरफ से आंसर उसका ऑल रियल नंबर से आ रहा, नहीं ये यहां तक आ गए थे। अब इसको दो कंडीशंस के साथ खोलेंगे, एक कंडीशन होगी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एक कंडीशन होगी x लेस देन 0। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 में ये कैसे खुलेगा, सिंपल 2x, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 2x, उस तरफ जाके एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0, x माइनस 1 का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0, x इक्वल टू ओनली 1, ठीक है। और इसको अगर ओपन करोगे तो ये x लेस देन 0 है तो ये निगेटिव खुलेगा, माइनस ऑफ 2x बनकर खुलेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू -2x, उस तरफ चला गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0, ये आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1। तो इसमें केवल दो ही नंबर्स इनपुट हो सकते हैं, एक होगा +1 और एक होगा -1, समझ में आ रही है बात। इसका कोई रेंज नहीं होगा, इसकी केवल दो वैल्यूज इनपुट होंगी, डोमेन आ जाएगा इसका f of x is valid for x belonging to a set -1 and +1, समझ में आ रही है बात। यहां से भी वही आंसर आ जाएगा, यहां से भी कंडीशंस लगानी जरूरी है। ये 2x अगर मैंने इस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मैं उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकता हूं, x का साइन देखना होगा, अगर मैं नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये इनइक्वालिटी उल्टी हो जानी चाहिए। फिलहाल मैंने क्या किया है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके साइन सेम रखा,
मतलब ये कंडीशन है केवल x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए इसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है? ऑल रियल नंबर्स। और x लेस देन 0 के लिए क्या सॉल्यूशन आ रहा है? x लेस देन 0 के लिए इनइक्वालिटी उल्टी हो जाएगी और फिर ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। तो उसके लिए आंसर आ जाएगा x इक्वल टू -1। और इन दोनों का आपस में इंटरसेक्शन, जो कि इंटरसेक्शन क्या यूनियन नहीं, इन दोनों का यूनियन, ये दोनों केसेस साइमल्टेनियसली ट्रू है ना। ये x ग्रेटर देन 0 के लिए ऑल रियल नंबर्स आया, x लेस देन 0 के लिए केवल -1 आया, समझा? इन दोनों का यूनियन हुआ, नहीं यूनियन हुआ, यूनियन में -1 भी आया और ऑल पॉजिटिव नंबर्स भी आए। और इस वाले केस में फिर से सॉल्व करते टाइम मैंने 2x को मल्टीप्लाई करके साइन चेंज नहीं किया। तो ये कंडीशन किसके लिए है? x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए, जिसका आंसर है x इक्वल टू +1। इसी में एक और कंडीशन सॉल्व करेंगे x लेस देन 0, उस कंडीशन के लिए ये इनइक्वालिटी का साइन उल्टा हो जाएगा। तो ये ग्रेटर x -1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये आ जाएगा ऑल x रियल नंबर के लिए। तो इसका और इसका आपस में यूनियन होगा। तो ये आंसर क्या दे रहा है? ये आंसर दे रहा है -1 एंड ऑल रियल नंबर्स, ये आंसर दे रहा है +1 एंड ऑल रियल नंबर्स। बट ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली ट्रू होनी चाहिए। तो इन दोनों का ये एक सेट, ये दूसरा सेट, इन दोनों का आपस में इंटरसेक्शन, तो क्या आंसर मिलेगा? -1 और +1, केवल दो नंबर्स, तो वो सेम आंसर देगा। बट ऑफ कोर्स ये तरीका करने में अलग अलग केसेस देखने हैं, उससे बेटर तरीका है मॉड वाले तरीके से आंसर निकाल लो, ज्यादा आसानी से आंसर आ रहा है। समझा है सबको? ये तरीका ज्यादा आसान है मॉड वाले तरीके से। नेक्स्ट, क्यों क्यों? आगे वाला नंबर अच्छा है ना, cos π/3 और sin π/3 अच्छे नंबर्स हैं। तो गंदा नंबर आया, बट नंबर तो आया, क्लब तो हो गए ना, क्लब तो हो गए ना वो। x जो भी थीटा आएगा, थीटा आने दो, उसमें क्या फर्क पड़ता है? आपको x का ही तो रेंज निकालना है। सबसे पहले और कुछ किया जा सकता है क्या? पहले ये सोचो, अगर और कुछ किया जा सकता है तो वो सोचा जाएगा, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रूट में चला जाएगा वो, √1 - cos स्क्वायर x आ जाएगा, वो ज्यादा गंदा है वो। और कोई तरीका दिख रहा है कॉस को ओपन करने के अलावा? ट्राई तो करके देखते हैं ना, जो भी होगा ट्राई तो करके देखेंगे। मैथ्स में क्या करता है, अदरवाइज चीजें सॉल्व करना शुरू करता है, कहीं ना कहीं पर पहुंचेंगे, या तो वो आंसर देगा या फिर अटकाएगा। करके तो देखो पहले। 3 sin x एज इट इज रहेगा +8 इन ब्रैकेट cos x cos π/3, cos π/3 कितना? cos 60 प्लस sin x sin π/3 √3/2 +5, ये बचा। अगर इसको ओपन करके लिखेंगे sin x के टर्म्स, √3/2 +3, यह आ जाएगा 6 + √3/2 इंटू साइन एक्स, सही है? √3/2 +3 एलसीएम ले लिया, 6 + √3/2 इंटू साइन एक्स इंटू 8 भी होगा ना, तो इसको 4 ही लिख लो। ये आ जाएगा 3 + 4 √3 साइन एक्स +4 cos x +5। इस 5 को फिलहाल के लिए बाहर रहने दो। a sin x + b cos x की रेंज क्या होती है? √a² + b²। तो ये पूरे टर्म की रेंज क्या आ जाएगी? 5 - √a² + b²,
से लेकर 5 प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक, बस आंसर मिल गया आपको। नंबर्स गंदे है केवल, क्या दिक्कत है उन गंदे नंबर्स को हैंडल करने में? करिए, सॉल्व करके बताइए आंसर क्या आ रहा है। इसका मैक्सिमम आ जाएगा रूट ऑफ 16 प्लस इसका स्क्वायर, वो आ जाएगा 9 प्लस 16 इंटू 3 48 प्लस 4 3 12 इंटू 2 24 रूट 3, और इसका मिनिमम आ जाएगा माइनस साइन के साथ वही नंबर 16 प्लस 9 प्लस 48 प्लस 2 रूट। तो ये कितना आ गया, +5 -5 भी अगर कर दिया उसी के साथ, +5 इसमें +5 इसमें, तो हाँ 60 48 72 आ गया ना, 73 आया, 48 प्लस 16 64 प्लस 9 73, तो मैक्स में प्लस मिन में माइनस। हाँ, तो इसका रेंज जो जाएगा, रेंज विल बिलोंग्स टू लोअर वैल्यू है 5 माइनस, ये इंक्लूडेड होगी ना, 5 माइनस रूट ऑफ 73 प्लस 24 रूट 3 से लेकर 5 प्लस रूट ऑफ 73 प्लस 24 रूट 3 इंक्लूडेड तक। गंदा आंसर है, बट आंसर तो है, और यही सही आंसर है। कोई दिक्कत है इसमें? सवाल समझा है? ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का रेंज आपको पता होता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, उसी को जरा सही से मैनेज करना था। ठीक है, नंबर्स गंदे आए, बट जो भी आया सही आंसर आया। ठीक है, कर पाएंगे ऐसे? नेक्स्ट, तो जा रहे थे, फैक्टर्स गलत कर दिए बस। आगे साइन एक्स -6 साइन एक्स +1 फैक्टर्स आ गए, इसी को सोचना है, इसी की रेंज निकालनी है। +6 में नहीं, -6 प्लस -6 में फैक्टर्स +6 -1, वो जो ये आंसर रूट्स +6 -1 फैक्टर्स -6 +1, जो भी है आंसर आ गया आपका, यहां तक आ गए। साइन एक्स -6 साइन एक्स +1 इक्वल्स टू 0। अब इसी की रेंज इक्वल्स टू 0 नहीं, इक्वल्स टू फंक्शन। अब आपको इसी की रेंज निकालनी है। क्या कैंसिल होगा? क्यों नहीं? वो उसके रूट्स नहीं लिख रहे हैं ना आप। अगर इक्वल्स टू 0 करके रूट्स लिख रहे होते तो वो कैंसिल हो जाता, बट आप रूट्स नहीं लिख रहे हैं, आप उस फंक्शन की वैल्यू को चेक कर रहे हैं, कहां से कहां तक जाएगी। हाँ, तो इसका डोमेन क्या हो गया? एक्स का नहीं, साइन एक्स का। अगर साइन एक्स को टी मान लोगे तो टी में एक क्वाड्रेटिक आ गया, क्वाड्रेटिक क्या बना? t² -6t प्लस -6 -5t -6। इस क्वाड्रेटिक का डोमेन क्या है? -1 से +1, तो -1 से +1 डाल के इसको सॉल्व कर लो, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो। साइन एक्स को अगर मैंने t मान लिया तो ये साइन एक्स विल बिलोंग्स टू -1 to 1, दो बोथ इंक्लूडेड, विच इज ऑल्सो इक्वल टू t। तो t का डोमेन आपका -1 से +1 हो गया, और क्वाड्रेटिक आ गया, फंक्शन आ गया f ऑफ t इक्वल्स टू t² -5t -6। सही है? अगर आप इसका क्वाड्रेटिक प्लॉट करोगे, -1 पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 1
+5 6 -1 0, तो -1 पे इसकी वैल्यू आ गई 0, +1 पे इसकी वैल्यू कितनी 1 -5 -11 +1 10, +1 ये -1 1 पर वैल्यू है 10, मिनिमा कहां पर आ रहा है 0 पर नहीं, 0 पर नहीं, एक रूट है 6 और एक रूट है, ये बढ़ते कैसे गया, एक रूट क्या था -1 और दूसरा रूट था +6 था ना दूसरा रूट, तो ये घटते नीचे कैसे आ गया, ये -10 है ना, सॉरी, हाँ ये वैल्यू +10 नहीं है, ये वैल्यू -10 है, यहां पर है कहीं पर, ठीक है। तो इसका मिनिमा कहां पर आएगा 5/2 पे, 5/2 इसके आगे है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ आपका कुछ ना कुछ ऐसे आना है, ऐसे क्वाड्रेटिक का ग्राफ आना है, जो -1 पे वैल्यू 0 दे रहा है, +1 पे वैल्यू -10 दे रहा है, 5/2 पे कुछ मिनिमम वैल्यू दे रहा है, बट आपका डोमेन ही -1 से +1 के बीच में है, इतना ही आपका डोमेन है, तो रेंज कहां से कहां तक जाएगी 0 से -10, रेंज मतलब y एक्सेस की वैल्यू ना, वो कहां से कहां तक जा रही है 0 मैक्सिमम -10 मिनिमम, -11 कैसे, x की वैल्यू जब 1 डालोगे तो 1 -10 -5 -6 -11 +1 ना, साइन स्क्वायर एक्स की क्या कंडीशन है आपको, साइन एक्स की कंडीशन -1 से +1 ना, साइन स्क्वायर में क्वाड्रेटिक थोड़ी ना बना, क्वाड्रेटिक तो साइन में बना, साइन एक्स +1 तो साइन स्क्वायर एक्स भी +1, साइमल्टेनियसली कैसे होगा, हाँ तो लेकिन फिर आपको ये पता नहीं है ना, क्या -1 पर ही वो मैक्सिमम देगा और +1 पर ही मिनिमम देगा, वो अलाउड है, वो ठीक है, बट क्या आपको ये बात पता है कि -1 के वैल्यू पर ही ये मिनिमम दे रहा है या मैक्सिमम दे रहा है, वो नहीं पता, उसके लिए आपको ग्राफ को प्लॉट करना जरूरी है, हाँ -1 से +1, हाँ रेंज नहीं होगी ना, वो तो डोमेन में बात हो रही है, जब साइन एक्स -1 से +1 जा रहा है वो तो इनपुट होगा ना, तो वो डोमेन की बात हो गई, ठीक है। अगर आपको रेंज, कैमरा बंद हो गया क्या, भूलता भी नहीं है ऑनलाइन में, क्यों अटेंड करता है मीटिंग, ऑनलाइन में बेटा आपने मीटिंग में कैमरा बंद हो गया है, बताया भी नहीं है, आप मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं अच्छे से या नहीं, मूवी खाने के लिए मीटिंग अटेंड करना है तो कोई मतलब नहीं है बेटा उस बात का, अब ठीक है, हाँ चल, हाँ ये बात समझ में आई, मैंने साइन एक्स को टी मान लिया था, क्वाड्रेटिक बन गया, अब ये क्वाड्रेटिक का मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, ग्राफ क्या होगा, ये y ये x, रूट्स कहां पर आ रहे हैं -1 और +6, -1 +6 ये रूट्स आ गए, और मिनिमा आ गया इन दोनों के एग्जैक्ट मिडल वाले पॉइंट पर विच इज 5/2, ठीक है, ये ग्राफ आ गया, मिनिमा की जो भी वैल्यू आएगी मुझे उस वैल्यू से लेना देना नहीं है, मुझे केवल कहां पर मिनिमा आ रहा है ये देखना है। अब इस ग्राफ का डोमेन खुद -1 से +1 के बीच में है, क्योंकि t केवल -1 से +1 जा सकता था, तो मैं ग्राफ को केवल इतने वाले पार्ट के अंदर ही कंसिडर कर सकता हूं, तो मेरा ग्राफ केवल यही वाला पार्ट आ गया, समझा, जहां पर -1 पर वैल्यू है 0 और +1 पर वैल्यू आ गई -10 के बराबर, ठीक है, और मुझे दिख रहा है ये ग्राफ कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग है, तो मेरा जो भी रेंज आएगा उस फंक्शन का वो -10 से -0 के बीच में ही तो आएगा, रेंज मतलब y एक्सिस की वैल्यू, y एक्सिस की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है -10 से 0, तो रेंज क्या लिखी जाएगी -10 इंक्लूडेड या नॉट इंक्लूडेड, इंक्लूडेड, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू +1 या -1 दोनों हो सकती है,
तो ये भी -10 हो सकता है और 0 भी हो सकता है। लोअर वैल्यू -10 है इसलिए उसको पहले लिख लिया। समझा है? अच्छा सवाल है ये भी। नेक्स्ट, सेम टाइप का सवाल लग रहा है थोड़ा थोड़ा। पहले तो डोमेन देखना होगा। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने वही किया था ना, डोमेन देखा था और वो डोमेन के कंडीशन के अंदर फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करके उसकी मैक्सिमा मिनिमा निकाल दिया। यहां पर भी वही करना है। ln का इनपुट कैसा चाहिए? पॉजिटिव। रूट ऐसे भी पॉजिटिव होता है, रूट के अंदर भी पॉजिटिव नंबर जाना है। डोमेन की कंडीशन क्या आ गई? x² + 4x + 5, 4x + 5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू चलेगा? नहीं, रूट के अंदर तो चलेगा, ln के अंदर थोड़ी ना चलेगा। रूट के अंदर चल जाएगा बट रूट खुद ln के अंदर है तो नहीं चलेगा। तो ये केवल ग्रेटर देन 0। तो ये फैक्टर्स क्या आ गए? x + 4, x + 1 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन अगर प्लॉट कर ली, अच्छा 5 और 1 ना, नहीं रूट्स नहीं आएंगे। हाँ, रूट्स ही नहीं आ रहे हैं। ये ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है। 16 - 20, हाँ ये ऑलवेज पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये ऑल रियल नंबर के लिए अलाउड है। अगर मैं इसमें कंडीशन देखूंगा तो सॉरी, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा तो x² + 4x + 5 का मिनिमा कहां पर आएगा? +-2 पे, -b/2 है। -2 पे मिनिमा आएगा और वैल्यू कितनी आएगी? +1 पे, -2 का स्क्वायर +4 -8, 4 - 8 -4 + 5 1 √1। तो ये वैल्यू आ गई, इस वाले ग्राफ की बात कर रहे हैं, ठीक है? इसकी वैल्यू आ गई 1। तो ये क्वाड्रेटिक कुछ इस तरीके से आ गया। अगर मैं उसके ऊपर रूट लगाऊंगा तो भी वो क्वाड्रेटिक ही रहेगा, कुछ ना कुछ थोड़ा सा बस नीचे शिफ्ट हो गया होगा। क्वाड्रेटिक का रूट अगर लिखोगे तो हर एक नंबर थोड़ा थोड़ा नीचे आ जाएगा, क्योंकि नंबर हमेशा 1 से बड़ा है। 1 से बड़े वाले नंबर का स्क्वायर रूट 1 से मतलब एक्चुअल नंबर से थोड़ा सा छोटा होगा। तो अगर एक्चुअल क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसे था तो वो नंबर वो थोड़ा सा फ्लैटन आउट हो गया होगा। तो ये मैंने स्क्वायर रूट ऑफ, ये किसका ग्राफ प्लॉट कर लिया? रूट ऑफ x² + 4x + 5 का। ये बात सही है? जहां पर ये वैल्यू फॉर ऑल रियल नंबर्स अप टू इंफिनिटी जा रही है और मिनिमम -1 तक जा रही थी। अगर मैंने इसके ऊपर ln लगा दिया, माइनस नहीं +1 तक ही जा रही थी, अगर मैंने इसके ऊपर ln लगा दिया तो मुझे एक्चुअल फंक्शन का ग्राफ मिल जाएगा। सही है? तो इसी ग्राफ को अगर मैं एक्सट्रापोलेट करके दूसरा ग्राफ बना लूं विच इज ln ऑफ रूट ऑफ दैट का ग्राफ, तो इस वाले वैल्यू पे उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ln1 0। तो -2 पे x = -2 पे गिवन ग्राफ की वैल्यू आ गई 0। आगे बाकी के सारे नंबर्स ग्रेटर देन 1, ln ऑफ एनीथिंग ग्रेटर देन 1, ln x जैसा। ln x का ग्राफ कैसे? ln x का ग्राफ x = 1 पे 0 होता है, उसके आगे ऐसा जाता है और उसके पीछे इसको अप्रोच करते जाता है। ये ln x का ग्राफ होता था ना। तो -2 के आगे ये वाली वैल्यू, रूट के अंदर की वैल्यू, रूट के साथ वाली वैल्यू 1 से बढ़ रही है तो वो इस वाले ग्राफ को फॉलो करेगी। तो इसके आगे ये ऐसे अप टू इंफिनिटी जाएगा। ln के फंक्शन का थोड़ा ऊपर नीचे होगा, मतलब वो अगर ये एग्जैक्ट ln x का ग्राफ है तो वो कहीं पर ऐसे जाएगा, जैसे कैसे भी जाएगा, थोड़ा सा ऊपर से जा सकता है या थोड़ा सा नीचे से जा सकता है, बट जाएगा तो इंफिनिटी को ही, क्योंकि ln इंफिनिटी विल बी इंफिनिटी। तो ये किसी भी मतलब उसका शेप ऐसे ही होगा, थोड़ा सा कर्वेचर ऊपर होगा या नीचे होगा, जो भी होगा, बट वो इंफिनिटी को अप्रोच करेगा और कंटिन्यूअस ग्राफ होगा। ये समझा है? कि पीछे क्या होगा यही इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे नॉर्मल ln वाला ग्राफ नीचे चला जाता, क्या ये नीचे जा सकता है? इस वैल्यू के पीछे x = -2 के पीछे रूट के अंदर या रूट के साथ वाला जो फंक्शन है
उसकी वैल्यू फिर से बढ़ने लग गई, तो फिर से वो 1 से इंफिनिटी जाने लग गया पीछे वाले साइड पर भी। तो ये नीचे वाला ग्राफ गायब होके ये पीछे भी ln का ही ग्राफ फॉलो कर जाएगा ऐसे। तो एक्चुअली में गिवन फंक्शन का ग्राफ कैसे प्लॉट हुआ, इस तरीके से। और ये ग्राफ सिमेट्रिक होंगे, बिकॉज वो दोनों तरफ जो रूट का वैल्यूज वगैरह आ रही है वो सिमेट्रिक आ रही है। ये बात समझी सबको? तो ये आगे है तो ये पीछे ऐसे चला जाएगा, सिमेट्रिक दिख रहा है ना थोड़ा बहुत। तो इसकी रेंज कहां से कहां तक गई, ये फाइनल फंक्शन का ग्राफ आया है। ये किसका ग्राफ आया, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ln ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसका ग्राफ ये जो प्लॉट किया है ये बन गया। ग्राफ प्लॉटिंग समझी सबको? यही सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है इस पूरे चैप्टर का, ग्राफ प्लॉटिंग। आपको फंक्शन देखना है, उसके डोमेन्स निकालना है, उसके इंडिविजुअल वैल्यूज के लिए पॉइंट्स पुट करके ग्राफ का शक्ल देखना है और उसको ट्रेस कर देना है। जब ये पता चलेगा तो डोमेन पता चल जाएगा, रेंज पता चल जाएगा, उसको किसी और फंक्शन में डालना है तो वो भी आप कर सकते हो। एफओजी, जीओएफ सब कुछ किया जा सकता है। ग्राफ प्लॉटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल स्टेप्स इन फंक्शंस। क्या वो समझ में आ रहा है ये सवाल में और पिछले सवाल में, दोनों में? तो इसके आगे रेंज निकालना बहुत आसान है। क्या होगी रेंज, क्या होगी? सेट आएगा, रेंज की वैल्यू 0 से बढ़ते ही जा रही है, तो 0 इंक्लूडेड, इंफिनिटी नॉट इंक्लूड, क्योंकि इंफिनिटी कोई नंबर नहीं होता। आ रहा है आंसर? अच्छा सवाल है ये भी, समझ में आ रहा है ना सबको? प्रैक्टिस की जाएगी इसकी, ये केवल क्लास में एक्सप्लेन किया जा रहा है आपको, ताकि ये पहली बार ही कर रहे होंगे ना ऐसे सवाल, ताकि आपको तरीका समझ में आए। इसके आगे PYQs है, आपके पास क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल वगैरह है, बहुत सारे सवाल होंगे इसी तरीके से। तो उनमें केवल आपको इसके स्किल्स को, ग्राफ प्लॉटिंग के स्किल्स को यूज करना है, बट पहले समझ में आना चाहिए कि क्या किया जा रहा है सवालों में। स्टेप्स याद है? सबसे पहले क्या देखना है, डोमेन। उस डोमेन के साथ ग्राफ को प्लॉट करना है और फिर ग्राफ में लोअर मोस्ट वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक जाना है। हाँ। डोमेन क्या आया, -5/3 से +5/3। रूट के अंदर का नंबर पॉजिटिव चाहिए, बोथ इंक्लूडेड। फिर उस डोमेन के अंदर tan थीटा को इनपुट किया जाएगा, tan थीटा का ग्राफ बनाया जाएगा। जब x की वैल्यू -5/3 है तो रूट के अंदर का नंबर या tan के अंदर का नंबर क्या आ रहा है, रूट ऑफ π² 9 -π/3 का होल स्क्वायर, 0 ना। tan का इनपुट क्या बन गया जब x की वैल्यू -π/3 है, 0, और tan 0 की वैल्यू 0। फिर अगर पॉजिटिव +π/3 पर भी देखोगे तब भी उसकी वैल्यू कितनी, 0, तो tan 0 फिर से 0। तो आपको 2 पॉइंट्स मिल गए। दोनों पॉइंट्स कौन से हैं, x इक्वल टू -π/3 पे y की वैल्यू 0, x इक्वल टू +π/3 पे भी y की वैल्यू 0।
तो ग्राफ बीच में कुछ ऊपर नीचे वगैरह होके वहां पर वापस पहुंचेगा। अब इसी को आपको प्लॉट करना है। पहले रूट के अंदर वाले टर्म को अगर आप एनालाइज करोगे तो पाई स्क्वायर बाय 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक्स विल बिलोंग टू माइनस पाई बाई 3 से प्लस पाई बाई 3। ये आ गया था सबका, दोनों इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। अगर मैं इस रूट के अंदर वाले टर्म का ग्राफ प्लॉट करूंगा तो ग्राफ कैसे होगा? माइनस एक्स स्क्वायर है, कॉन्केव डाउनवर्ड होगा, एक रूट माइनस पाई बाई 3, एक रूट प्लस पाई बाई 3। ये कुछ ग्राफ बनेगा सिमेट्री से, उसका मिडल वाला पॉइंट 0 पर ही आएगा और 0 पे मैक्सिमा दे देगा। मैक्सिमम की वैल्यू पाई स्क्वायर बाय 9 होगी। नहीं, क्यों दो वैल्यूज आएंगी? स्क्वायर रूट ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसका इनपुट तो हमेशा ही पॉजिटिव आ रहा है। रूट ऑफ 16 को आप प्लस माइनस 4 लिखते हैं क्या? केवल प्लस 4 लिखते हैं ना। तो ये ग्राफ आ गया पाई स्क्वायर बाय 9 माइनस एक्स स्क्वायर का। अगर मैं उसके ऊपर रूट लगा दूंगा तो वो कुछ फ्लैटन आउट होके सिमिलर शेप का आएगा। मुझे शेप से लेना देना है, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू से लेना देना नहीं है। समझ में आ रही है बातें? पिछले वाले साल में भी हमने वही किया था, एग्जैक्ट शेप थोड़ी नहीं देखा था, केवल उसकी कॉन्केविटी वगैरह देखी थी, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर बाय 9 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू यही आएगी, बस उसका पीक बदल गया होगा। पाई स्क्वायर बाय 9 माइनस एक्स स्क्वायर का पीक कहां पर था? पाई स्क्वायर बाय 9 पर, एक्स इक्वल टू 0 पे। रूट ऑफ पाई स्क्वायर बाय 9 माइनस एक्स स्क्वायर का पीक आ जाएगा पाई बाय 3 पे। तो पीक बदल गया ना, मैक्सिमम वैल्यू जो थी, वैल्यू आई एक्स इक्वल टू 0 पर ही, बट उसकी एक्चुअल वैल्यू रूट अगर नहीं लिखा तो पाई स्क्वायर बाय 9 थी, अगर रूट के साथ लिख लिया तो इसकी वैल्यू क्या है? पाई बाय 3। ये बात समझी? तो आपका समझा है ना? रूट नहीं, वो टैन की नहीं बात कर रहे, केवल रूट ऑफ दिस की बात कर रहे हैं अभी। फिर ये इनपुट होगा टैन के अंदर, तब रूट 3 बन जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई? पिछला वाला पार्ट आगे वाले पार्ट के सिमेट्रिक होगा, ये बात भी समझ में आ रही है। तो केवल आगे वाले पार्ट का ग्राफ प्लॉट कर लो टैन का, वही पीछे वाले का भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये? तो इसी ग्राफ को अगर मैं टैन के लिए अभी प्लॉट करूंगा, टैन 0 कितनी, एक्स इक्वल टू 0 पे टैन की वैल्यू कितनी होगी? टैन ऑफ रूट ऑफ पाई स्क्वायर बाय 9 माइनस 0 स्क्वायर, टैन ऑफ रूट ऑफ पाई स्क्वायर बाय 9 टैन पाई बाय 3 विच इज रूट 3। तो एक्स इक्वल टू 0 पे वैल्यू आ गई रूट 3 के बराबर। समझा? x इक्वल टू पाई बाय 3 पे वैल्यू कितनी आ रही थी? ये वैल्यू 0, टैन 0 आ गया 0। जो भी होगा, कॉन्केव अपवर्ड कॉन्केव डाउनवर्ड, अगर ये कंटिन्यूअसली घट रहा है तो टैन भी कंटिन्यूअसली घटेगा, बिकॉज टैन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर इनपुट घट रहा है तो टैन की वैल्यू भी घटेगी, इनपुट बढ़ रहा होता तो टैन की वैल्यू भी बढ़ जाती। तो ये कॉन्केव अपवर्ड हो कॉन्केव डाउनवर्ड हो, ये कंटिन्यूअसली घटते हुए नीचे आएगा। ये या तो ऐसे नीचे आएगा या ऐसे नीचे आएगा, जो भी होगा मुझे नहीं फर्क पड़ता, वो ऐसे केवल नीचे आएगा। और सिमेट्रिकली पीछे ऐसे आएगा या फिर ऐसे आएगा। तो माइनस पाई बाई 3 पे उसकी वैल्यू है 0 और प्लस पाई बाई 3 पे उसकी वैल्यू है 0। उसके नीचे वो ग्राफ नहीं जा रहा, रूट 3 के ऊपर नहीं जा रहा, तो रेंज क्या लिखी गई? रेंज लिखी जाएगी 0 इंक्लूडेड से रूट 3 इंक्लूडेड। आंसर आ गया? समझा है सबको? जरा बात करते हैं कॉन्केविटी की। कौन से टाइप की कॉन्केविटी होगी? कॉन्केव अपवर्ड होगा या कॉन्केव डाउनवर्ड होगा? ये y की वैल्यू इस वाले ग्राफ के लिए x की वैल्यू क्या थी? 0 से इंफिनिटी इन टर्म्स ऑफ पाई, ठीक है। ये वैल्यू माइनस प्लस पाई बाय 3 पर आ रही थी, x इक्वल टू प्लस पाई बाय 3 पर ही तो ये वैल्यू 0 आ जा रही थी ना। ये टर्म था पाई बाय 3 कॉमा 0 था ये, और ये क्या था? 0 कॉमा पाई बाय 3 था। तो y एक्सिस पे जैसे जैसे आपका x बढ़ते गया, एंगल की वैल्यू, टैन के इनपुट की वैल्यू बहुत कम घटी। शुरुआत में टैन के इनपुट की वैल्यू बहुत कम घटी है, तो मतलब इसके जस्ट आगे टैन ऑफ पाई बाय 3 के सिमिलर ही नंबर होना चाहिए, है ना। अगर इनपुट अगर ऐसा जा रहा है तो आउटपुट भी, बिकॉज टैन फॉलो करता है एक्स के वैल्यूज को ही, अगर एक्स बढ़ेगा तो टैन भी बढ़ेगा। तो एक्स अगर बहुत कम घटा तो टैन एक्स भी बहुत कम घटेगा।
whereas यहाँ पर x बहुत ज्यादा घट रहा है तो tan x भी बहुत ज्यादा घटेगा। तो शुरुआत में tan x की वैल्यू, tan x मतलब tan ऑफ जो भी इनपुट है उसकी वैल्यू शुरुआत में बहुत कम घटी और एंड में बहुत ज्यादा घट गई। तो कॉनकेव डाउनवर्ड ग्राफ मैच करना चाहिए और जो आगे है वही पीछे भी होना चाहिए। वो पैराबोलिक नहीं होगा, वो टैन जैसा ही ग्राफ होगा। टैन का ग्राफ एक तरफ कॉनकेव अपवर्ड एक तरफ कॉनकेव डाउनवर्ड ऐसा होता है ना। एक्स स्क्वायर निगेटिव कैसे होगा? लेकिन निगेटिव है तो कॉनकेव डाउनवर्ड होगा। तो इनपुट कॉनकेव डाउनवर्ड हुआ, आउटपुट टैन ऑफ समथिंग का आउटपुट कैसे होगा? वो तो वही तो चेक करना है। उसके लिए इनपुट की कॉन्केविटी देख के आउटपुट की कॉन्केविटी निकाल ली हमने। तो देख रहे हैं टैन की कॉन्केविटी इस तरफ कॉन्केव अपवर्ड थी, इस तरफ कॉन्केव डाउनवर्ड थी। तो अभी हमें कौन सी वाली चाहिए? कॉन्केव डाउनवर्ड वाली, अपवर्ड नहीं ना अभी, नहीं डाउनवर्ड वाली। नहीं नहीं, एक्स की वैल्यू, एक्स के वैल्यू के ऊपर कॉन्केविटी डिपेंड नहीं कर रही ना, वो तो मैंने रेफरेंस के लिए बताया था। कॉन्केविटी ऑफ द ग्राफ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? सबसे पहले तो जीरो पे वैल्यू है √3, यहां पर π/3 पे वैल्यू है 0 और -π/3 पर भी वैल्यू है, π/3 पर भी वैल्यू है 0। ठीक है, जब x शुरुआत में बहुत कम घटा तो tan x भी शुरुआत में बहुत कम घटेगा। तो शुरुआत में ग्राफ बहुत कम घटा और बाद में बहुत ज्यादा घटने लग गया। अब इस कॉन्केविटी को ऐसे ही कनेक्ट किया जाएगा और इसी का सिमेट्रिक पीछे हो जाएगा। ये ग्राफ देखने में tan का ग्राफ है ही नहीं, बट एक्चुअली में फंक्शन तो tan का ही है क्योंकि इनपुट स्क्यूड है ना। अगर tan x बनता तो tan का ग्राफ बनता। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा, इसका इनपुट का रूट भी पॉजिटिव होगा, बट x की वैल्यू प्लस माइनस दोनों चल जाएगी ना। ये तो मैं किसका ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं? tan ऑफ √π²/9 माइनस एक्स स्क्वायर वर्सेस x का ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। x तो नेगेटिव चल जाएगा तो ग्राफ पीछे जा सकता है, समझा? बस वो बिकॉज एक्स स्क्वायर है तो आगे का ही ग्राफ पीछे चिपका देंगे। ठीक है, समझा सबको? कॉन्केविटी भी समझ में आई है, कॉन्केव डाउनवर्ड होना चाहिए ये भी समझा है। पक्का? चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए फिर? पक्का समझ में आ रहा है या केवल मुंडी हिला रहे हो? चीजें थोड़ी सी ट्रिकी है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, चीजें ट्रिकी है, टाइम लगेगा। खुद से सवालों को घर पर जाकर करिए, फिर से इन्हीं सवालों को, तभी जाके इनमें कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो पाएंगे। क्या हुआ? समझा? किसको नहीं समझा था? क्या? क्लास के बाद डिस्कस करो अभी उसको, अभी ये सवाल कर लो। कुछ हिंट लग रही है किसी को? पीरियड ऑफ टू फंक्शंस विच देमसेल्व्स आर पीरियोडिक और उन दोनों का एडिशन हो रहा है, ये किया था ना क्लास में। दोनों का इंडिविजुअल पीरियड तो निकाला जा सकता है, पहले का पीरियड है 2π और दूसरे का पीरियड है 1।
तो अब आगे वन ही तो है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है ना, वो का पीरियड तो वन ही होगा। दो इंडिविजुअल पीरियोडिक फंक्शंस का सम के फंक्शन का पीरियड क्या होता था? पीरियोडिक फंक्शंस में लिखा होगा ये, फंक्शन के पीरियड की बातें तो हुई है ना। पीरियड पीरियड्स की sum का function। ये नहीं किया है? अच्छा ठीक है, तो सवाल के साथ ही थ्योरी को भी समझ लेंगे इसमें। हाँ, पहला फंक्शन है साइन एक्स, जो जिसका पीरियड है 2 पाई के बाद रिपीट होगा, फिर 4 पाई के बाद रिपीट होगा, फिर 6 पाई के बाद रिपीट होगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड है 1, तो 1 के बाद रिपीट होगा, 2 के बाद रिपीट होगा, 3 के बाद रिपीट होगा, ऐसे चलता जाएगा। ये चलते जाएंगे ना आगे, ठीक है। तो अगर मुझे इनके सम का फंक्शन पूछा है, पहले मैं दो सिमिलर टाइप के फंक्शंस को देख लेता हूं। एक फंक्शन है साइन एक्स, साइन एक्स नहीं, tan एक्स नहीं लिखता है, साइन 2x लिख लेते हैं। ये भी पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक है। इसका पीरियड क्या है? 2 पाई, और इसका पीरियड कितना है? पाई। इनपुट डबल हो गया तो पीरियड आधा। तो ये फंक्शन अगर मैं ग्राफिकली लिखूंगा तो वो फंक्शन ऐसा बनेगा एक पीरियड में, और ये फंक्शन उतने ही पीरियड में ऐसा बनेगा, 2 बार बनेगा ना ये ऐसे। तो इस फंक्शन का पीरियड और इस फंक्शन के पीरियड का जो एलसीएम होगा वो टोटल फंक्शन का पीरियड होगा। दूसरे का पीरियड हाफ हो गया, तो ग्रीन वाला जो है वो दूसरा फंक्शन है, व्हाइट वाला पहला फंक्शन है। दोनों का जब आपने सम या डिफरेंस किया, डिफरेंस के लिए भी बातें सेम ही होंगी, अगर दोनों का मैंने सम कर दिया तो क्या होगा? हर एक इंडिविजुअल वैल्यू व्हाइट प्लस ग्रीन, व्हाइट प्लस ग्रीन, व्हाइट प्लस ग्रीन, ग्रीन प्लस व्हाइट, ये बढ़ते हुए जाएगी। तो इसका जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से, जीरो पे वैल्यू कितनी? 0। यहां पर कहीं पर बढ़ते बढ़ते जाएगी, यहां पर कोई एक वैल्यू आ जाएगी जिसके लिए एक पॉजिटिव एक निगेटिव बराबर आएंगे, है ना। तो वहां पर वैल्यू उसकी 0 हो जानी है। व्हाइट जितना पॉजिटिव है उतना ही ग्रीन निगेटिव होगा, तो पॉजिटिव और निगेटिव सेम वैल्यू, उसका सम 0 होगा। तो 0 से बढ़ते 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 पॉजिटिव हुआ, फिर घटते 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 फिर से 0 हुआ, फिर 0 के और नीचे गए, क्योंकि अब निगेटिव होगा ना। यहां पर की वैल्यू देख लो, ये -1 है, ये +1 से छोटा है, तो उसके एडिशन की वैल्यू निगेटिव में जाएगी। और फिर यहां पर जब आप पहुंचोगे फिर से, तो क्या होगी? 0, दोनों 0 है क्योंकि वहां पर। तो क्या, लेकिन क्या ये सिमेट्रिक है? क्या ये सिमेट्रिक है? नहीं ना, ये π/2 के आगे कहीं पर 0 हो रहा है, तो 0 से बढ़ के π/2 के आगे कहीं पर 0 हुआ, और सडनली नीचे जाके फिर से पाई पर 0 हो गया। ऐसा कुछ इसका ग्राफ आएगा। ये समझा? पक्का? नहीं समझा? 3-4 क्रिटिकल पॉइंट्स है, एक है 0, एक है π/2 जो कि यहां पर आएगा, एक है बीच का कोई पॉइंट, और एक है पाई वाला पॉइंट। 0 पे वैल्यू कितनी? दोनों की वैल्यू 0, तो 0। पाई पे वैल्यू दोनों की 0, तो वो भी 0। ये बीच का जो क्रिटिकल पॉइंट है, ये क्रिटिकल पॉइंट देखेंगे, इसमें पहले वाले फंक्शन की जो वैल्यू उतनी ही दूसरे वाले फंक्शन की निगेटिव की वैल्यू, तो वहां पर भी 0, एक +5 -5 0, ठीक है। और ये x इक्वल्स टू π/2 के वैल्यू पर व्हाइट वाला फंक्शन पॉजिटिव, सेकेंड वाला फंक्शन 0। ये साइन ऑफ 2 इंटू π/2, साइन पाई वो 0 हो जाएगा, और ये साइन π/2 1 हो जाएगा। 1 + 0 उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये π/2 पे वैल्यू 1 दे रहा है, इन बिटवीन कहीं पर 0 दे रहा है, फिर से पाई पे 0 दे रहा है। तो ऐसा कुछ स्क्यूड ग्राफ बनेगा। उसके आगे फिर से वही ग्राफ रिपीट होगा,
क्योंकि सेम ही तो ग्राफ आगे फिर से रिपीट हुआ, बस अब निगेटिव के साथ आया, समझा। अब इसके आगे क्या होगा, कौन सा ग्राफ डोमिनेट करेगा इसके आगे, इसके -π/2 पर वैल्यू कितनी होनी है, -1 ना, 3π/2 पे इसकी वैल्यू -1, इसकी वैल्यू 0, तो -1 + 0 -1, इन बिटवीन यहां पर कहीं पर उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये, और कौन डोमिनेट करेगा सबसे पहले, कौन पहले 1 तक जा रहा है, सेकेंड फंक्शन पहले 1 तक जा रहा है ना, तो ये पहले पॉजिटिव जल्दी चलेगा, जल्दी 0 पर आ जाएगा, और फिर निगेटिव -1 होके फिर ऊपर जाएगा। तो अब ये ग्राफ जल्दी ऊपर जाके 0 होके फिर लंबा रास्ता लेके यहां पर पहुंचा। क्या ये यहां पर सिमेट्रिक बन गया, नहीं ना, कैसे सिमेट्रिक, हाँ लेफ्ट राइट सिमेट्रिक बना, पीरियोडिक नहीं बना ना, सिमेट्रिक बन गया, अप डाउन सिमेट्री, लेफ्ट राइट सिमेट्री बन गई। बट क्या वो रिपीट हुआ उसके आगे, नहीं रिपीट नहीं हुआ, पैटर्न बदला, पहले मोटा ऊपर था अब मोटा नीचे हो गया है, तो रिपीट नहीं हुआ, बट उसके आगे रिपीट हो जाएगा, क्योंकि उसके आगे व्हाइट वाला फंक्शन ऐसे गया और ग्रीन वाला फंक्शन पहले जैसा गया ऐसे, तो ये सेक्शन और पहला वाला सेक्शन सेम है, तो इसके आगे पीरियड रिपीट हो गया। ये पॉइंट कौन सा था, 2π वाला, तो पहले का फंक्शन पीरियड 2π, दूसरे का पीरियड पाई, और कंबाइंड का पीरियड 2π, विच इज एलसीएम ऑफ पाई एंड 2π, समझा। तो जब भी आप फंक्शन का एडिशन करोगे, दो पीरियोडिक फंक्शन का एडिशन करोगे, उसके कंबाइंड फंक्शन का पीरियड इंडिविजुअल पीरियड्स का एलसीएम हो जाएगा, समझा। ये ग्राफिकली प्रूफ किया हमने साइन वाले फंक्शन से, इसको थ्योरेटिकली प्रूफ कैसे करना है वो थोड़ा सा ट्रिकी वाला पार्ट है, आई थिंक वो किया भी नहीं है, हाँ वो प्रूफ भी नहीं किया, वो केवल आपको बता दिया है, वो जो बता दिया मतलब जो पीडीएफ है मेरे पास उसमें केवल लिखवाया हुआ है, तो ये समझने में ज्यादा आसान है उससे, केवल मैं लिखवा दूंगा आप रट लेंगे, उससे ज्यादा अच्छा है आप समझ के उसको ध्यान रखेंगे ना। समझ में आया है सबको कि पीरियड डबल कैसे हुआ, दोनों पीरियड कैसे निकाला अपने दो फंक्शन के कंपोजिट फंक्शन का, ठीक है। तो fx प्लस gx, fx का पीरियड है p1, gx का पीरियड है p2, तो अगर ये h of x कोई फंक्शन है, h of x इज f of x प्लस g of x, इसका पीरियड आ जाएगा LCM ऑफ p1 एंड p2, समझ में आ रही है बात। तो ये पूरी थियरी अगर मैं उठा के इस सवाल में लगा दूंगा, सवाल में पहले फंक्शन का पीरियड 2π, दूसरे फंक्शन का पीरियड 1, तो इन दोनों का एलसीएम कितना, गलत, 2π और 1 का एलसीएम, हाँ 1 नहीं, नहीं नहीं, अरे एक इर्रेशनल नंबर और एक रैशनल नंबर का एलसीएम क्या होगा, कुछ भी नहीं, इर्रेशनल नंबर है ना पाए, नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, क्या उसका कोई वैल्यू होता है फिक्स्ड, वो तो इन्फिनिटी तक चलता जाएगा डेसिमल के आगे। तो क्या इसका पीरियड फिक्स्ड है, हाँ फिक्स्ड है, वैसे 2π के बराबर है, बट वो आपको नंबर पता ही नहीं है, तो एक रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर का एलसीएम कितना, कुछ भी नहीं, तो क्या ये फंक्शन पीरियोडिक होगा, नहीं। दो इंडिविजुअल पीरियोडिक फंक्शंस का कंबाइंड फंक्शन नॉन पीरियोडिक हो सकता है, यही एक्सप्लेन करने के लिए ये सवाल है। इस सवाल को पहले तो लिख लेंगे, एलसीएम ऑफ 1 and 2π डज नॉट एग्जिस्ट, इसका रीजन क्या है, रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर, ठीक है। और इस सवाल के नीचे लिख लेंगे, द पीरियड ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन, देयर कैन एग्जिस्ट अ फंक्शन, या फिर इसको और थोड़े अच्छे तरीके से कैसे फ्रेम करें, सम ऑफ टू पीरियोडिक फंक्शंस कैन बी नॉन पीरियोडिक, ये स्टेटमेंट समझा है, सम ऑफ या डिफरेंस ऑफ भी, क्योंकि प्लस है तो माइनस भी चल जाएगा, sum or difference of two individual periodic functions, sum or difference of two individual periodic functions can be non-periodic, can be non-periodic, और अगर periodic बनेगा तो उसका पीरियड होगा LCM of both, वो तो हमने ऑलरेडी लिखी है,
सम और डिफरेंस ऑफ टू पीरियोडिक फंक्शंस कैन बी नॉन पीरियोडिक। समझा है? चले आगे, ट्रिक क्वेश्चन था ये। हाँ, ये कभी पॉइंट में नहीं आ सकता और ये कभी इंटीजर में नहीं आ सकता। 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई कुछ भी लिखो, वो कभी इंटीजर नहीं बन सकता, बिकॉज पाई इटसेल्फ इज इर्रेशनल। ठीक है, आगे। हाँ, कहीं ना कहीं पर वो इंटीजर बन जाए, नहीं होगा वो कभी। पाई होगा। 3 पाई और पाई, तो 3 पाई पीरियड होगा। कितना? 9। 22/7 इज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो 3.14 आ जाएगा। आगे के डेसिमल्स थोड़ी ना आप इंटीजर में बना पाओगे। तो पाई को कभी भी किसी भी इंटीजर के टर्म्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता ना। तो एलसीएम थोड़ी ना आया 1 और पाई का। अब ये सारे फंक्शंस बहुत आसान बन जाएंगे, इस टाइप के सारे सवाल। इसका पीरियड कितना है? tan x का पीरियड पाई होता है, tan x/3 का 3 पाई, इसका 2 पाई/2 पाई, तो दोनों का एलसीएम कितना? एलसीएम बन जाएगा 3 पाई के बराबर, तो आंसर भी 3 पाई होगा। आ रहा है? नेक्स्ट। हाँ, तो 3 पाई और पाई का एलसीएम 3 पाई तो आया ना, रैशनली आया। हाँ, पाई इसका पाई नहीं, मॉड की वजह से तो पाई बन गया ना। मॉड ऑफ साइन एक्स का पीरियड पाई बन गया, मॉड ऑफ कॉस एक्स का भी पीरियड पाई बन गया, दोनों का एलसीएम भी पाई बन गया, बट आंसर पाई/2 है। शिफ्टेड होता है ना वो थोड़ा सा। ग्राफ प्लॉट्स करेंगे, साइन एक्स का ग्राफ ये, मॉड साइन एक्स का ग्राफ ये, मॉड कॉस एक्स का ग्राफ इसी के नीचे प्लॉट कर लेंगे, वो ऐसे होगा। सही है? जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, ध्यान से ऐड करना दोनों को, शुरुआत में वैल्यू कितनी? 0+1, शुरुआत में वैल्यू 1, यहां पे वैल्यू कितनी? 1+0, ये भी 1, यहां पे वैल्यू कितनी? 0+1, वो भी 1, यहां पे 1+0, वो भी 1, यहां पे 0+1 1, 1+0 1, 0+1 1। तो ये ग्राफ कहीं ना कहीं पर बीच में ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा? सबसे पहले तो 1 के ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा? नीचे। पॉजिटिव में ही देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखा जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होता है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? √2, 1 sin x प्लस 1 cos x, इसका √(1² + 1², इसका मैक्सिमम आ जाएगा √2 और मिनिमम आ जाएगा -√2, बट अगर मॉड लगा देंगे तो माइनस नहीं होगा, वो प्लस में ही जाएगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू √2 हो गई। तो मतलब इस 1 और इस 1 के इन बिटवीन कहीं पर √2 आ रहा है। सिमिलरली इस वाले पार्ट में भी कहीं पर √2 आ जाएगा, √2 ये हर जगह पर आते जाएगा। तो इसका ग्राफ ऐसे कहीं पर ऊपर जाके नीचे, ऊपर जाके नीचे, ऊपर जाके नीचे, ऐसे बनते जाएंगे। ये वाला ग्राफ होगा मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स का। इसका पीरियड कितना आ गया? पाई/2। समझा ये जादू कैसे हुआ? इसने तो रूल ब्रेक कर दिया ना।
तो मॉड वाला फंक्शन खास होता है, मॉड वाला फंक्शन किसी भी पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड बदल देता है, हमेशा आधा करेगा ऐसा जरूरी नहीं है, बट बदल देता है। स्पेशली सिमेट्रिक फंक्शन का, जो ऊपर और नीचे सिमेट्रिक है एक्स एक्सिस के, जैसे साइन एक्स है और कॉस एक्स भी है, तो मॉड वाला फंक्शन उसके पीरियड को आधा कर देता है। जैसे साइन एक्स का पीरियड 2 पाई था, मॉड साइन एक्स का पाई हो गया। तो जब भी मॉड का फंक्शन यूज होगा तो डायरेक्टली एलसीएम का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, उसमें क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉटिंग पर जाएंगे। बार बार बोला जा रहा है, बार बार सवालों में आ भी रहा है, ग्राफ प्लॉटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल स्टेप्स ऑफ दिस एंटायर चैप्टर। आएगा ग्राफ प्लॉट करना, वैल्यू सही से देखेंगे। जब ये इस तरीके का, ये √2 की वैल्यू हमने प्लॉट नहीं की थी, तो लॉजिकली आपको ये लग रहा होगा कि ये नीचे जाके फिर ऊपर आएगा। ऐसा कितने लोगों को लगा था? ये लगेगा लेकिन ये गलत होगा, और ये बहुत इंट्यूटिव स्टेप है कि 0 + 1 1 होगा, आगे भी 1 + 0 0 होगा, बीच में कहीं पर 0 हो सकता है, बट दोनों मॉड है, दोनों मॉड एक साथ कभी 0 हो ही नहीं सकते, क्योंकि जब ये 0 तो ये 1, जब ये 1 तो वो 0, दोनों इंडिविजुअली 0 एक साथ कभी हो ही नहीं सकते। तो उसकी वैल्यू 0 को कभी अप्रोच नहीं कर सकती, वो ऊपर जाके नीचे आएगी और ये उसका फंक्शन बन जाएगा। समझ में आ रहा है? पीरियड इसका ये पाई था, ये 2 पाई था, ये 3 पाई था, तो इसका पीरियड π/2, 2 π/2 इस तरीके से चलते गया, तो इसका पीरियड क्या हो गया, पाई के बराबर, सॉरी π/2 ना, समझा? चले आगे। सवाल इंटरेस्टिंग है ना सारे? यही कर रहे थे क्या कल? 17 था, अच्छा टाइम हो गया है क्या? चलो लास्ट क्वेश्चन कर लेंगे। R2R भी डिफाइंड एज इतना, R2R भी डिफाइंड एज g of x equals to x plus 2/3, FOG equals to, हाँ सारे R2R ही डिफाइंड है ना। पहले FOG लिखेंगे, FOG क्या लिखा जाएगा, F के अंदर G इनपुट होगा, तो 3x + 2/3 - 2 ये बनेगा, x ही आ रहा है ना, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, x + 2 - 2 ये आ जाएगा x। तो f of x equals to FOG of x equals to x आ गया, आइडेंटिटी बन गई ना, ये x के इनपुट के लिए आउटपुट भी x आ गया, आइडेंटिटी बन गई। ऐसे ही GOF अगर लिखोगे, GOF क्या लिखा जाएगा, x के जगह पर 3x - 2 + 2/3, ये भी +2 - 2 कैंसिल होके 3/3 कैंसिल होके x ही आ रहा है, तो ये दोनों आइडेंटिटीज आ गई, वही मुझे प्रूव करना था। समझा? सिंपल सवाल है। defined by and f of x to y defined by function of x equals to x² for all x belongs to capital X। ठीक है, हो जाएगा। हाँ, where f inverse a, where a is equals to 0 1 2 4, इनवर्स a, ठीक है। f of x को अगर मैंने y लिख लिया, y इक्वल्स टू x² है, अगर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो x इक्वल्स टू √y बन जाएगा, x को y, y को x इनपुट कर देंगे, तो f इनवर्स ऑफ x, ये पहले अगर मैंने x को y और y को x लिख लिया तो y इक्वल्स टू √x बन जाएगा, और ये y f इनवर्स ऑफ x होगा, f इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू √x हो गया। तो मेरा जो फंक्शन आया f इनवर्स ऑफ a वो आ गया √x। अब क्या बोला जा रहा है मुझे, x टू y का फंक्शन क्या था, x², तो -2 का स्क्वायर +4 है, 1 है, 0 है, 1 है, 2 4 है और 9 है, सारे नंबर्स है y के अंदर। अब मुझे बोला जा रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X, ठीक है, फाइंड f इनवर्स ऑफ a वेयर a इज दिस। वो x के साथ क्या संबंध है, लेकिन उसका x और y के साथ कोई संबंध नहीं है ना। f इनवर्स निकाल लिया मैंने, तो कोई वो किस वाले सेट के ऊपर डिफाइन होगा, अगर A का सेट है, मतलब डोमेन का सेट है 0 1 2 4, तो कोडोमेन का सेट क्या आ जाएगा, Y का सेट, वो आ जाएगा 0 का रूट 0, 1 का रूट +-1, नहीं 1 का रूट 1, स्क्वायर रूट ही है, पॉजिटिव ही लिखा जाएगा, ये आएगा √2 और ये आएगा 2,
ये आपका आउटपुट का ये वाला y और ये वाला y अलग है, ठीक है, इसको y डैश लिख लीजिए। ये कोई आउटपुट का सेट आ जाएगा, लेकिन यही क्या क्या चीज पूछी है, बट नहीं 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 नहीं, दिक्कत है फंक्शन में ही दिक्कत है। ये x है, ये y है, y में वैल्यू ज्यादा है ना, y में वैल्यू क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। नहीं, रेंज कोडोमेन के बराबर होनी जरूरी नहीं है। फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए कंडीशन क्या होती है, सारे डोमेन की ये होनी चाहिए 1 to 1 और ऑन टू दोनों होने चाहिए। क्या ये 1 to 1 है? -2 4 को कनेक्ट हो रहा है, -1 1 को कनेक्ट हो रहा है, 0 इसको कनेक्ट हो जाएगा, 1 इसको कनेक्ट हो गया, मैनी टू 1 हो गया, तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मैथमेटिकली हमने निकाल लिया इनवर्स क्या है, बट क्या वो एग्जिस्ट करना चाहिए? ये यहां पर कनेक्ट हो जाएगा, ये मैनी टू 1 है और इनटू भी है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये जो भी हमने फंक्शन निकाला, अगेन यहां से भी वो प्रूव हो रहा था कि इसका जो रेंज या आउटपुट निकला उसमें √2 आ रहा है, जो कि ना तो इसमें था ना उसमें था। तो √2 अगर वहां पर कहीं पर है ही नहीं, तो वो आपका डोमेन का पार्ट, सॉरी एफ इनवर्स के रेंज का पार्ट हो ही नहीं सकता, तो ये एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। दोनों तरीके से हमने उसको प्रूव कर दिया, ठीक है। ये किया है किसी ने अटेम्प्ट? करेंगे? अच्छा सवाल है इसलिए छोड़ रहा हूं मैं आपके ऊपर, अगर नहीं आता है तो कर लेंगे बाद में, बट मैं जानबूझ के टाइम दे रहा हूं आपको। ट्राई करिए, अभी तो क्लास में टाइम है भी नहीं, अभी तो नहीं करेंगे इसको, कल वाले क्लास में देखते हैं, ठीक है। चलिए मीटिंग एंड कर रहे हैं, थैंक यू।